ठीक है, आज हम आगे करेंगे राजपूत लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। और कल के चैप्टर का नाम था जनरल कंडीशंस ऑफ द राजपूत, जिसको आज हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। चलिए समझते हैं कुछ चीजों को। और इसमें पहला टॉपिक है हमारा इंडियन फ्यूडलिज्म। भारत के फ्यूडलिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बाकी सारी कहानियां आप जानते हैं। अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट होगा उन चीजों को बताने में, वो नीड ही नहीं, आप सब जानते हैं। और मैं वही बताता हूं जिसकी जरूरत है। स्टार्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं सामंतवाद की, इंडियन फ्यूडलिज्म की, तो हम इसे कंफ्यूज करते हैं यूरोपियन फ्यूडलिज्म से। सबसे पहला एस्पेक्ट कि ये यूरोप के सामंतवाद से क्यों अलग था, क्योंकि इंडिया में मैनोरियल सिस्टम नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेन मोनार्क की तरफ से जो भी पर्सन एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को होल्ड करते हुए वहां पे जाके सेटल हुआ है, वो सारी की सारी पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ा फोर्ट बना के, एक बाउंड्री बना के उसके बीच बाउंड करके रख ले, बांध के रखना। मतलब ये सिस्टम भारत में एग्जिस्ट नहीं करता था। आप एक बड़ा सा नगर या किला बना के लोगों को उस किले के अंदर नजरबंद नहीं करते थे। और ऐसा नहीं था कि लोग इस सिस्टम से भागने के लिए शहरों की ओर चले जाते थे दौड़ के बच के। मतलब क्लियर कट स्लेव सिस्टम इंडिया में नहीं था। सर्फडम थी, लेकिन इस तरह की मेनोरियल कॉम्प्लेक्सेस जैसी नहीं थी। ये पहली बात है। दूसरा डिफरेंस ये हुआ करता था कि जब आप यूरोप की बात करते हैं, उसमें जिस ऑफिसर को आपने लैंड यानी कि फ्यूडम दिया है अंडर ऑब्लिगेशन, उसकी एक लीगल ड्यूटी बन जाती है, वो लीगली बाउंड है मेन मोनार्क के साथ, कि वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो मोनार्क कह रहा है। लेकिन इंडिया कंसेप्ट इससे अलग था। इंडिया में ये एक तरह की मॉरल ड्यूटी थी। और सेकंड एस्पेक्ट कि यहां पर ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी थी। रेगुलर बेसिस पर आप लॉयल्टी के प्रमाण देते थे। मतलब जो वासल्स होते थे या जो भी फ्यूडेटरीज हैं, उनकी बेटियां विवाह में ले ली जाती थी। ऐसा सिस्टम यूरोप में नहीं नजर आता। और सेकंड एस्पेक्ट ये है कि जो इंडिया का रूलर था, ये कई तरह के रूल तरीके अपनाता था फ्यूडलिज्म को बढ़ाने के लिए। पहला तरीका तो ये होता था कि जो भी पर्सन सामंत है उनसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस रखे जाते थे। अगर नहीं रखे जाते थे तो ऐसा हुआ करता था कि मेन रूलर के एंड पे कोई ना कोई रिजेंट उस सामंत के दरबार में फिट किया जाता था। तो एक रिजेंट बैठाया जाता था जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे। या फिर ये सामंत आमतौर पर राजा का मंत्री ही हुआ करता था, या फिर सामंत की फैमिली से किसी ना किसी को मेन राज दरबार में एक अच्छी जॉब में रिटेन किया जाता था एज अ हॉस्टेज। मतलब आप उसे एज अ गारंटी रख रहे हैं। ये सारी चीजें इस तरफ दिशा निर्देश करती हैं कि उतना लीगल बाइंडिंग कंसेप्ट नहीं था जैसा यूरोप में था। आई बात समझ में? क्योंकि कभी भी सामंत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते थे। अगर लीगल बाइंडिंग सिस्टम होता तो शायद ऐसा हो पाना मुश्किल था, ये नहीं हो सकता था। तो ये दो चीजें हैं जो भारत के सामंतवाद में नजर नहीं आती और ये यूरोप के सामंतवाद में नजर आती हैं। इंडिया में जो लैंड ग्रांट दिए जाते थे, इसके पर्पस भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड थे, अलग थे। और उसे समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। चलिए थोड़ा पास्ट की ओर चलते हैं। जब हम बात करते हैं लैंड को ग्रांट करने की, तो इसमें एक जिक्र आएगा कि अश्वघोष के बुद्ध चरित में आप सबसे पहले लैंड ग्रांट का जिक्र देखते हैं। लेकिन अश्वघोष के बुद्ध चरित
बहुत बाद के दौर की बात है, ये कनिष्क के समय की बात है। ये महायान सेक्ट जब बुद्धिज्म का आता है, ये तब की बात है। इसके पहले आपको प्रमाण मिलते हैं, और आज के हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि लिटर वैदिक पीरियड के समय में ही हमें ग्रांट या हमें सामंतवादी टेंडेंसीज नजर आती हैं, जिसका प्रमाण यह है जैसे राजा के टाइटल लेटर वैदिक पीरियड में ही राजा राजाधिराज या सम्राट का टाइटल लेता था। इसका मतलब उसके अधीन काफी सारे छोटे राजा हैं। हमने उसी समय में राजा की हिरैर्की पढ़ी थी कि एक नॉर्मल पर्सन राजा है, और उससे बड़ा महाराजा है, उससे बड़ा सम्राट है। तो यह हिरैर्की हमें नजर आती है लेटर वैदिक पीरियड के महाजनपद दौर में भी। तो मतलब जो सब रूलर्स हैं, जो मोस्टली फ्रिंजेस पे रहते होंगे, आउटर एरियाज में रहते होंगे, वो कहीं ना कहीं उस दौर में भी एग्जिस्ट करते थे। ये पहली बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम मौर्य पीरियड में आ जाएं, तो मौर्य पीरियड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पीरियड था। लेकिन सेंट्रलाइजेशन के बावजूद भी हमें इनकी पेरिफेरल एरियाज में, इनकी दूर दराज की बाउंड्री एरियाज में कहीं ना कहीं सेमी इंडिपेंडेंट रूलर नजर आते हैं, जो एक तरह के फ्यूडल कैरेक्टर रखते होंगे। जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो जो अशोक के एडिक्ट हैं, उन एडिक्ट्स में ये मेंशन किया गया है कि जो राज्य है ये प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, और प्रोविंसेस आगे आहार में डिवाइडेड है। आहार हमने पढ़ा था, और आहार माने क्या होता है? फूड, जब खाते हो। तो जो लैंड है, जो टेरिटरी है, वो बेसिकली ऑफिसर की कंजम्पशन के लिए ही है। जो टेरिटरी है दैट इज फॉर द प्लेजर एंड दैट इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ द ऑफिसर, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आहार। और वहां पे ऑफिसर ही काम अपना कर रहा है, इसलिए वो वहां से अपना सस्टेनेंस गेन करता है। तो हमें इस तरह का प्रमाण मिलता है। इसके बाद ये मौर्य पीरियड है जिसने एक कंसेप्ट शुरू किया भारत में, जिसके बाद सारा सिस्टम बदल गया। वो सिस्टम क्या था? मौर्यन पीरियड में जब अशोक का कलिंग का युद्ध होता है, तो आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग अशोक का मॉरल कंसाइंस जाग जाता है। उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि आज के बाद दिग्विजय को छोड़ के मैं धर्म विजय अपनाऊंगा। यानी कि मैं यह प्रयास करूंगा कि किसी की भी टेरिटरी को आउटराइटली अनेक्स ना कर लिया जाए, बशर्ते कि उसे वहां पे रूल करने दिया जाए, अपने अधीन ला लिया। तो पॉलिसी ऑफ सब्जुगेशन, पॉलिसी ऑफ सबड्यू, ये फॉलो हो गई पॉलिसी ऑफ द कॉन्केस्ट की जगह। अब आप धर्म विजय फॉलो करते हैं, तो इसके बाद जब आप अलग अलग राजाओं को हरा देंगे, तो आप उनकी टेरिटरी को अपने अंडर डायरेक्टली रिटेन नहीं कर लेंगे, आप उनको रूल करने देंगे, लेकिन उनका स्टेटस लो हो जाएगा। अब वो आपके वसल हो जाएंगे, आपके वसल हो जाएंगे, अब वो इंडिपेंडेंट रूलर नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात। इसके बाद जैसे ही समय आ जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अब मजबूरी है कि हमें सामंतवादी टेंडेंसियां अपनानी होंगी। ये मजबूरी क्या है? पोस्ट मौर्य पीरियड वाज फुल ऑफ आउटसाइडर अटैक्स। ऐसे में बाहर से बहुत सारे आक्रमण हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और खास तौर पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जो मौर्यास के समय में कभी फुली कंसोलिडेटेड था और एक सिंगल इंपीरियल एम्पायर के अंडर था, वो अब सेंट्रली मैनेज्ड नहीं रह पाएगा। और जो भी पर्सन रूलर है, जैसे पुष्यमित्र शुंग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एरिया में कंसंट्रेट कर जाएगा, सेंट्रल इंडिया और मगध का इलाका। उसके अलावा अलग अलग एरियाज में नए नए रूलर्स खड़े होते दिखेंगे। जैसे डेक्कन में आपको सातवाहनास खड़े होते नजर आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट पे आपको इंडो ग्रीक्स नजर आ जाएंगे, सकास दिखेंगे, पार्थियंस दिखेंगे, और फिर कुषाण रूलर नजर आ जाएंगे। तो वन बाय वन इन्वेजन हो रहा है नए नए ट्राइब्स का। तो ऐसे इन्वेजन में आप ये देख पा रहे हैं कि कोई भी एक सिंगल रूलर नहीं है जो बड़े लेवल पर टेरिटरी को कंसोलिडेट कर पाए।
और बहुत रिपीटेडली एक रूलर जा रहा है तो नया रूलर आ रहा है। तो इस समय में मजबूरी बन जाती है ये चीज कि जब भी आप कोई बैटल जीतते हैं तो वहां पर जो भी कोई पहले का रूलर है, विनर है या कोई और पर्सन है, आप उसको आउटराइटली कॉन्केस्ट करने से बेटर है आप अपने अधीन लेकर के आए। इसलिए इस समय की जो स्मृति ग्रंथ हैं या जो अदर धर्मशास्त्र हैं वो अपने अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं और प्रेफरेबल वे ऑफ रूल ये बता रहे हैं कि आपको कॉन्केस्ट नहीं करना है, सब्जुगेशन करना है। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। पतंजलि इसको प्रमोट करता है अपने महाभाष्य में कि आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। अल्टीमेटली ये चीज आगे बढ़ जाती है। इसके बाद सिचुएशन चेंज होती है जब कुषाण रूलर कनिष्क जो है वो महाराज अधिराज का टाइटल लेगा। यहां से ये बात पुख्ता हो जाती है कि बड़े लेवल पर अब फ्यूडेटरीज एग्जिस्ट करने शुरू हो चुके हैं। नॉर्थ में वो ये करता है। इसके अलावा साउथ में 2-3 चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? साउथ में 1st सेंचुरी BC के अराउंड जो सातवाहना रूलर्स हैं इनको खुद को लेजिटिमेट करवाना है, आपको पता है, क्योंकि इनका ओरिजिन ये ब्राह्मण है और फिर भी क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में जब ये ब्राह्मणों से यज्ञ करवाते हैं तो 1st सेंचुरी BC के अराउंड ये उन्हें विलेजेस ग्रांट में देते हैं। और ये जो विलेज ग्रांट में दिया जाता है यहाँ से ब्राह्मण को इनकम होगी, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ग्रांट में नहीं दिए गए। इसके बाद सिस्टम चेंज हो जाएगा और जैसे ही 1st सेंचुरी AD है इस दौरान गौतमी पुत्र सातकर्णी एक बुद्धिस्ट मॉन्क को एक विलेज दान में देगा और अपने सारे रेवेन्यू के राइट्स और अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं ये दोनों के दोनों उस विलेज के साथ ही उस मॉन्क को दे देगा। तो यहाँ से एक नए दौर की शुरुआत हुई है कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रांट नहीं दे रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू राइट्स दोनों ही दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद से ये इस तरह की ग्रांट्स सत्यंतर सिंधी के नाम से जानी जाएंगी, जिन्हें आगे जाके आप अक्षनिवि भी कहेंगे या लक्षनिवि ग्रांट्स भी कहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दे दिए और आपने रेवेन्यू राइट्स भी दे दिए। सातवाहनों के द्वारा दक्षिण में शुरू की गई ये कार्रवाई तूल पकड़ेगी उत्तर भारत में। और जब गुप्ता रूलर्स आ जाएंगे तो गुप्ता रूलर्स के समय में बेअंत लैंड ग्रांट्स दिए जाएंगे ब्राह्मणों को, बुद्धों को भी दिए जाएंगे, अदर सेक्ट को भी दिए जाएंगे। लेकिन गुप्ता पीरियड के लेटर पार्ट में चेंजेस आ जाएंगे। वो चेंजेस क्या है सुनिए। गुप्ता पीरियड के लेटर पार्ट में फॉरेन अटैक्स बहुत फास्ट होने लग जाएंगे। आपको पता है फॉरेन इन्वेजन्स होने लगी और हुणास ने बहुत सारे आक्रमण किए। हुणास के ये जो आक्रमण हुआ करते थे इसकी वजह से 2 चीजें होंगी। एक तो सेंट्रल रूलर वीक हो गया, तो अल्टीमेटली सेंट्रल रूलर में अब ये पावर नहीं बची है कि वो सेव कर सके जनता को इन फॉरेन अटैक से, क्योंकि उन अटैक्स ने केंद्र के राजा को कमजोर कर दिया। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो ऑटोमेटिकली एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो लोकली जनता की रक्षा कर रहा है, लोकल है लेकिन जनता को डिफेंड तो कर रहा है। तो लोगों के मन में केंद्रीय राजा के लिए जो रिस्पेक्ट था वो रिड्यूस हुआ और जिस लोकल पर्सन ने उसको डिफेंड किया है या उसको सेव किया है इन फॉरेन इन्वेजन से या इन अटैक से, उनकी स्वामी भक्ति और उनका एलिगेंस उस पर्सन के प्रति बहुत बढ़ गया है। तो ये लेटर गुप्ता पीरियड की एक हकीकत है, सच्चाई है कि बाहरी आक्रमणों ने केंद्रीय ताकत को छीन किया, कम किया। इसकी वजह से क्षेत्रीय नेताओं का उदय हुआ और क्षेत्रीय नेताओं ने आम जनता को वह संरक्षण और वह सुरक्षा प्रदान की जो आम जनता को चाहिए थी। इसीलिए क्षेत्रीय नेता उनकी छवि उन जनता की नजरों में ज्यादा बड़ी हुई और आने वाले समय में जो भी कोई केंद्र में राजा बैठेगा, आम जनमानस का समर्थन लेने के लिए, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये लाजमी हो जाएगा कि वो केंद्र का राजा इन क्षेत्रीय नेताओं को रिटेन करके चले, इनको अपने ऑपरेटर्स में ले करके चले, वरना वो सर्वाइवल कर ही नहीं सकता। तो हर्षवर्धन पीरियड से ये पीरियड फुल फ्लरिश हो जाएगा
बेअंत पैमाने पर आप लैंड को ग्रांट की फॉर्म में देते हैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग उपभोक्ता हैं इसके। और लेटर गुप्ता पीरियड से शुरू हुई ये एक्टिविटी 8th सेंचुरी के मिडल में आके 750 में अपने फुल वर्जन में आ जाएगी। क्लाइमैक्स पीरियड इसका स्टार्ट हो जाएगा और यह है राजपूतों का दौर। राजपूतों के समय तक फ्यूडलिज्म इस तरह से अपना एक कोर्स फॉलो करता आया है और ये मेन एक्टिविटी है। किस किस तरह के वर्ग हैं और उनके अधीन किस किस तरह की एक्टिविटीज हैं, तो बुक में अलग अलग हेडिंग है। पहले फ्यूडलिज्म है, फिर उसका नेचर है, फिर उसका इफेक्ट है, फिर एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसका इफेक्ट है, उसका पीजेंट के ऊपर असर है, फिर उसमें इंडस्ट्री है, ट्रेड है, उसमें मर्सेंटाइल ग्रुप्स हैं, गिल्ड हैं, ट्रेड रूट्स हैं, ये सारा जिक्र है। मैं बिल्कुल भी वैसे प्रोसीड नहीं करूंगा। मैं जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है सारी बोल दूंगा, आपको वो आगे पीछे मिल जाएगी, है ना। हम मेंस के आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मैं अभी यहीं पे ही सारा समझा दूंगा। ओके, तो हम आगे बढ़े। चलिए देखिए, राजपूत पीरियड में अब किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी, आराम से समझो। जो ब्राह्मणास को हम बार बार कह रहे हैं कि लैंड ग्रांट में दिया जाता था, तो ब्राह्मण को डिफरेंट डिफरेंट रीजंस आपको पता है। एक तो नॉन क्षत्रिय बैकग्राउंड से हैं तो क्षत्रिय लेजिटिमेशन चाहिए। एक अपने एंसेस्ट्रल जीनोलॉजी प्रिपेयर करनी है आपने, एंशियंट हीरो से कनेक्टेड, ताकि जनता के बीच में आपका रसूख बने। तीसरा, इस पर्टिकुलर टाइम में जो आम जनमानस है वह धर्म के अधीन था और आपको आम जनमानस का समर्थन चाहिए, तो वह ब्राह्मण के साथ रहेगा, तो ब्राह्मण का प्रभाव है। चौथा, ब्राह्मण नियमों से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर है, वर्ण आश्रम व्यवस्था है। तो इस समय के आपको सभी रूलर वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करते दिखेंगे, उसको सपोर्ट करते दिखेंगे। इसलिए बहुत से टाइटल और टैग मिलेंगे, जैसे वर्ण आश्रम परम पोषक, इस तरह के टैग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक तरह का लॉ एंड ऑर्डर है इस समय का, ताकि जो अब तक का अनसिविलाइज्ड एरिया या कबीलाई एरिया या आदिवासी एरिया, यह सभ्य समाज में परिवर्तित हो और यहाँ की भूमि उपजाऊ बने, यहाँ से हमें कर आना शुरू हो जाए, रेवेन्यू, और यहाँ से हमारा साम्राज्य बढ़ जाए। तो ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो ब्राह्मण को लैंड ग्रांट दिया जाता था ना, इसको समझने की जरूरत है। ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण को लैंड ग्रांट दिया, तो ब्राह्मण हो गया डोनी या ग्रांटी। तो डोनी को लैंड ग्रांट के साथ बहुत कुछ दिया जा रहा है। तो सबसे पहले रूलर अपना रेवेन्यू राइट उसको दे रहा है। रेवेन्यू राइट मतलब क्या? एक तरफ तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि वहां से जो फसल होती है उस फसल पे जो लगान आता था, राजा ने वो छोड़ दिया। राजा ने हर तरह का रेवेन्यू राइट छोड़ दिया। राजा ने वहां के पास्चर लैंड भी छोड़ दिए। राजा ने वहां के वेल एंड टैंक और रिजर्वायर्स भी छोड़ दिए। राजा ने वहां के माइनिंग एरियाज भी छोड़ दिए। राजा ने वहां के साल्ट एरिया भी छोड़ दिए, फॉरेस्ट भी छोड़ दिए, वुड भी छोड़ दी, चारकोल भी छोड़ दी, वैक्स एंड अदर प्रोड्यूस भी छोड़ दिए, और राजा ने वहां से आने वाली फ्री लेबर भी छोड़ दी, विष्टि भी छोड़ दी। ये सारे रेवेन्यू के सोर्सेज राजा ने त्यागे हैं उस गांव से। सेकंड एस्पेक्ट, शुरुआत में राजा ब्राह्मण को यह ताकत दे रहा है कि जब आप इसे वर्ण व्यवस्था के अधीन लेकर के आएंगे, तो नेचुरल सी बात है, वर्ण आश्रम की व्यवस्था में जो भी नियमों के बाहर है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। ऐसे में वो नियमों के बाहर है, जैसे जो थीफ है, जो चोर है, जो अडल्ट्रेशन करता है, जो स्काउंडिंग करता है, इन सबको आप पनिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। अब आप देखिए किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी राजा दे रहा है उसको, मतलब जजमेंट, पनिशमेंट का राइट। फिर धीरे धीरे रूलर ने इस चीज को और एक्सपेंड कर दिया, आम जनमानस से, संपत्ति से, और किसी भी तरह के सिविल क्राइम से जुड़े हुए हर तरह के फैसले, पनिशमेंट और सुनवाइयां इन्हीं ब्राह्मणों को दे दी जाएंगी। इस तरह से रूलर अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिवली उस विलेज से डिटैच कर लेता है। ऐसा जब राजा कर रहा है, इससे एक सिस्टम ये क्रिएट हो रहा है कि अब जब आपने वो गांव दे दिया ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण का प्रोफेशन तो खेती करना नहीं है, लेकिन आपने ब्राह्मण की इंटेलेक्चुअल, ब्राह्मण की रिलीजियस सर्विसेज से प्रसन्न होकर के उसे ये दिया है, तो ब्राह्मण को उससे बेनिफिट भी इनकलकेट होना चाहिए। तो वहां पर रह रहे लोगों की काउंसलिंग की जाती थी
कि आपको इस लैंड के साथ अटैच होकर के रहना है। अब इस लैंड के साथ जब अटैच होकर के रहना है तो क्या होना है, देखो ध्यान से समझो। ब्राह्मण को जो लैंड दिए जाते थे उसको मैं कुछ ऐसा समझाता हूं कि जैसे ये गुरनीक और कर्णवीर हैं बैठे यहाँ पे, ऐसा समझो कि ये डेरे पे रहते हैं और ये हेम्स्टेड में रहते हैं, हैमलेट्स में रहते हैं। अल्टीमेटली इनके अंडर जो लैंड आ रहा है ये उसकी खेती बाड़ी खुद करते हैं। डेरे के लोग अपने भीतर आने वाले लैंड पे सरवाइव करते हैं। अगर तो मैं रूलर हूं और मैं अभी अभी राजा के तौर पे ब्राह्मण को यह लैंड दे रहा हूं ग्रांट में, दिस लैंड, तो ये दोनों, ये जो डेरे पे रहने वाले ये जो स्कैटर्ड ड्वेलर हैं, ये उसी समय उस राजा के अधीन एज अ सर्फ चले जाएंगे, एज अ सर्फ चले जाएंगे। और ये लैंड के साथ अटैच हैं, बाउंड है, क्योंकि अगर ये नहीं अटैच किए जाते लैंड के साथ तो वो ब्राह्मण को ये लैंड देने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण खेती उस लैंड पे नहीं कर सकता। तो ये हुए सर्फ, ये हैं सर्वाइल फार्मर, ये हैं सब सर्वियंट टू द ब्राह्मणा। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी आप सब एक गांव है, देखिए इतने सारे लोग, दिस इज अ कंप्लीट फुल फ्लेज क्लोज एसोसिएशन ऑफ द ड्वेलिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड विलेज। अगर मैं इस विलेज के अंडर आने वाला लैंड ब्राह्मण को दे रहा हूं तो मतलब मैं पूरा विलेज भी दे रहा हूं उसको। तो जब मैं विलेज उसको दे रहा हूं ना ब्राह्मण को, और विलेज के अंडर आने वाला लैंड उसको दे रहा हूं, तो आप लोग सर्फ नहीं है, आप लोग टेनेंट हैं। टेनेंट, टेनेंट, टेनेंट मने कि वो लैंड चला गया है सारा ब्राह्मण को, लेकिन अब उस ब्राह्मण के लिए आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं उस खेतीबाड़ी का एक हिस्सा आपके सर्वाइवल के लिए रहेगा, और बाकी जितना आप रूलर को रेवेन्यू देते थे वो रेवेन्यू ब्राह्मण को जाएगा। ये ब्राह्मण की आमदनी है। लेकिन इसमें आप लैंड के साथ अटैच नहीं कर दिए गए हैं। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग चाहें तो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए यह गांव छोड़ के या ये खेत छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाके भी अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, अनलेस अंटिल की इकोनॉमिक डिप्रेशन ना हो और वहां पे काम अवेलेबल हो। दो तरह के लोगों में फर्क समझ आया। एक जो कंप्लीट सर्फ हैं, डेरे पे रहने वाले लोग, जो अगर वहां से छोड़ देंगे लैंड तो फिर तो ब्राह्मण का गुजारा ही नहीं, क्योंकि वो मुट्ठी भर लोग ही वहां पे रह रहे थे और वो सरवाइव कर रहे थे उस लैंड पे, और लैंड दे दिया ब्राह्मण को तो ब्राह्मण के पास और कोई स्कोप ही नहीं है उनसे काम कराने के अलावा। एक है फुल फ्लेजेड विलेज स्टेब्लिश्ड एरिया जो आपने ब्राह्मण को दे दिया। अब उसमें सब लोग उस विलेज में रह ही रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर अटैच्ड लैंड ऑफ एग्रीकल्चर से बेनिफिट है, तभी वो उस विलेज में रह रहे हैं। तो स्टेटस सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है कि यहाँ पे राजा हट गया है, ब्राह्मण आ गया है, और आप नॉर्मल अपनी खेतीबाड़ी इसी तरह से करते रहेंगे और राजा की जगह वो जो सारा रेवेन्यू राजा के बिहाफ पे ब्राह्मण कलेक्ट कर रहा है, लेकिन आप ब्राह्मण के सर्फ नहीं है। मतलब आप अगर चाहें भी तो अपने राइट को एग्जाम छोड़ करके आप जा सकते हैं दूसरे एरिया में। बात समझ में आई? अब इसमें कुछ बात समझो, मैं आपको समझाता हूँ। ये इतनी बात क्लियर है ना भाई? ये हो गए ब्राह्मण के अंडर आने वाले लैंड। अब जो राजा है, राजा ने वसल एक रूलर को हराया, हराने के बाद उसका लैंड नहीं लिया, उसको उसी लैंड पे दोबारा रिज्यूम करा दिया और वो बन गया वासल। ये जो वासल है, इस वासल की ड्यूटी लगा दी कि आपको मुझे फिक्स अमाउंट में ट्रिब्यूट पे करना है, आपको मेरे लिए एक जरूरत पड़ने पर नंबर ऑफ आर्मी सप्लाई करनी है, वो आप मेंटेन कर रहे हैं। और तीसरा, मैं चाहूं तो अपना कोई ना कोई रीजेंट आपके पास रख सकता हूं, या आपके बेटे को, या आपके बेटे को दरबार में रखूंगा, आपकी बेटी से विवाह कर सकता हूं। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको रेगुलरली अटेंडेंस लगानी है रॉयल कोर्ट में। ठीक है? अब ऐसे में ये जो वासल है, इस वासल के अधीन जो लोग काम कर रहे हैं वो एज इट इज ही काम करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे। यहां पर अब कंडीशन क्या आ जाती है कि जो मेन रूलर है, पहले ये जो वासल हुआ करता था ये उन लोगों का रूलर होता था, ये वासल उन लोगों का रूलर होता था।
उन लोगों के लिए कोई भी पब्लिक वर्क कराने की जिम्मेदारी इसकी होती थी। जब ये रेवेन्यू लेता था तो उसी 1/4 या 1/6 रेवेन्यू में से ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी कराता था, जैसे कि रिजर्वायर बनाना, कनाल बनाना, लैंड डेवलपमेंट करना, खाद पैदा करना और लोगों की प्रोटेक्शन एक्टिविटी। लेकिन वो जो लैंड है वही है, फार्मर भी वही है, वो रूलर भी वही है वासल के तौर पे, लेकिन अब असली कंज्यूमर और असली ऑनर ऑफ द लैंड जो है अल्टीमेटली यहाँ पे मेन राजा है। तो ये पर्सन जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। इसको अब किसी तरह का पब्लिक वर्क नहीं कराना, इसको सिर्फ और सिर्फ मेन राजा के बिहाफ पे यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, अपनी आर्मी का, अपना और टैक्स कलेक्शन मशीनरी का खर्चा निकाल करके बाकी शेयर राजा को दे देना है। और अगर इसके बाद किसी भी तरह का जनता को पब्लिक वर्क चाहिए तो ये वो पब्लिक वर्क कराएगा, जैसे कि रोडवे प्रोवाइड करेगा, रिजर्वायर प्रोवाइड करेगा, इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये इसको अधिकार है कि अब ये उसके एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर सकता है। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम में इस वसल के अधीन वाले किसानों को नुकसान पीजेंट्री को ये हुआ कि पहले तो ये राजा था और ये आंसरेबल था प्रजा को, अब ये आंसरेबल नहीं बचा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले उसी कर को लेके राजा पब्लिक वर्क कराता था, अब वो उस कर को लेके पब्लिक वर्क नहीं कराता। पब्लिक वर्क जिसको कराना था ओवरलॉर्ड, उसने संबंध तोड़ लिया प्रजा से, क्योंकि बीच में वासल खड़ा है। तो अब जनता ना वासल को पकड़ सकती है ना मेन लॉर्ड को पकड़ सकती है। तो पब्लिक वर्क अगर अब कराना है तो उसके एक्स्ट्रा सेस देने पड़ेंगे। तो पीजेंट्री जो कि ऑलरेडी टैक्स के बर्डन में है, उससे आपने बेअंत पैमाने पर एक्सेस ऑफ चार्जेस और सरचार्जेस लिए, इस वजह से इसके अधीन ये लोग सफर हुए। अदरवाइज ये वसल के अंदर ये किसान सर्फ नहीं है, दे आर नॉट सर्फ, दे आर फ्री पीजेंट। ये कौन है? फ्री पीजेंट, दे आर इंडिपेंडेंट फार्मर। आई बात समझ में? तो ये इंडिपेंडेंट फार्मर हैं, तो वो फार्मर जिनका खेतों के ऊपर हेरिडिटरी राइट है, वंशानुगत ढंग से उनका राइट चलता ही चला जा रहा है, इनको हम कहते हैं भूमिया। भूमिया वो फार्मर जिनका जमीन पर पैतृक और आगे आने वाले समय वंशानुगत अधिकार है, यह है भूमिया। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, अब एक वर्ग है वो, ये है राजा के दरबार में काम करने वाले लोग। अब ये है ऑफिसर। इन ऑफिसर्स में जो हाई क्लास ऑफिसर है, अब जिसकी तनख्वाह ही 10 रुपए होगी, उसे तो नहीं कहेंगे जा लैंड ले ले, जा 6 महीने वेट करता रहे कणक होने की, वो कहेगा तेरा बेड़ा कर, मेरे 10 रुपए दे तो मेरा काम ना वेट। जिसकी तनख्वाह होगी कम से कम 1000-2000 रुपया उस जमाने के, उसी को कहेंगे तुम लैंड से गुजारा करो, है कि? तो अल्टीमेटली जो बड़ा ऑफिसर है दीपमाला, उसको इन्होंने बोला कि आपको हम लैंड दे देते हैं सैलरी के बदले में। अब इसको जो लैंड दे दिया गया है सैलरी के बदले में, तो इसको क्या बोला है कि आप वहां जाओ, उस लैंड से इतना रेवेन्यू आता है, आपकी सैलरी है 1000 रुपया और उस पर्टिकुलर लैंड से भी आता है 1000 रुपया, तो आप उस लैंड को जाकर के मैनेज करो और आप वहां से लगभग 1000 रुपया ले लेना। पहली बात समझ में आ गई? फिर इसको बोला कि अब आप हमसे पूछो कि आपकी ड्यूटी क्या क्या है। तो आपकी पहली ड्यूटी है कि आप एक अच्छा खासा बैंड ऑफ आर्मी मेंटेन करोगे हमें सर्व करने के लिए। सेकंड एस्पेक्ट है कि आप ही की ड्यूटी है कि आप टैक्स कलेक्शन मशीनरी भी हायर करोगे और उसके बदौलत आप टैक्स कलेक्ट कराया करोगे, ये दोनों काम। तीसरी और सबसे माइंड ब्लोइंग शर्त, आप ही की जिम्मेवारी है कि वहां से लगातार टैक्स आता रहे। अब सोचो, लगातार टैक्स आता रहे, इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम कि वहां के लोगों को वहीं से मना के जोड़ के रखना पड़ेगा कि तुम खेती करते रहो, और दूसरा उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटी, पब्लिक वर्क भी करने पड़ेंगे ताकि खेती भी होती रहे, लगान आता रहे। ये जो तीसरी कंडीशन है, इस तीसरी कंडीशन का हवाला दे दे के इन अफसरों ने मेन राजा से बहुत सारी अदर अनुमतियां ले ली कि देखिए सरकार, आपने बोला है कि यहाँ से टैक्स आता रहे, लेकिन किसान तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे में आप हमें अधिकार दीजिए कि हम उनसे इन खेतों में काम करा सके कंपल्शन के थ्रू, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेंगे।
पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि आपने कहा कि यहाँ से लगान आता रहे, तो हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है। आपने हमारी सैलरी, कॉप्स का खर्चा और असेसमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी का खर्चा निकाल के तनख्वाह लगाई थी, लेकिन ये तो अब हमारी असाइनमेंट से एक्सेस जा रहा है भाई। अगर हम डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं तो फिर हमें तो खर्चा करना पड़ेगा, तो हम क्या करें? तो फिर राजा कह रहा है कि ठीक है, मैं लॉ गिवर को बुलाता हूँ। तो लॉ गिवर्स बुलाए जाते हैं, मेधातिथि, अदर मेंबर सारे आते हैं। बोले क्या किया जाए? तो वो कहता है कि आप अनुमति दे सकते हैं शास्त्रों के मुताबिक, धर्म शास्त्रों के मुताबिक, आप धर्म के मुताबिक राज करिए, जिसमें अगर तो ये डेवलपमेंटल वर्क करते हैं तो ये सेस और सरचार्ज एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर ये उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बाहरी ताकतों से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, युद्धों से बचा रहे हैं, वायलेंस को रोक रहे हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इन्हें ताकत है कि जनता को प्रजा के बच्चे की तरह ये बांध भी सकते हैं, उन्हें ऑर्डर वाइज भी रख सकते हैं। अब अल्टीमेटली इस चीज का फायदा उठा के सामंत अपनी धीरे 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 आर्मी बढ़ाते हैं, अपनी आर्मी को बढ़ाते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, धीरे 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 सेस सरचार्ज के नाम पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने शुरू करते हैं, और बड़े लेवल पर वो फार्मर जो पहले सिर्फ और सिर्फ फ्री लेबर राजा को देता था, अब वो वही फ्री लेबर सामंत को भी देता है। 2 लोगों को फ्री लेबर देने पड़ गई, उसकी पीजेंट की हालत खराब। पहले उसको वही फूल की मालाएं केवल राजा दरबार में देनी पड़ती थी, अब वही फूल मालाएं सामंत को भी देनी। पहले उसे राजा की आर्मी को ही गांव से गुजरने पर फूल, दूध, जानवर, खाना पीना, रहना ठहरना देना पड़ता था, अब सामंत की आर्मी को भी ये सब देना पड़ता है। और पहले उसे अपने एक दिए हुए कर से केवल पब्लिक वर्क की फैसिलिटी मिल जाती थी, अब उसे पब्लिक वर्क के लिए 1/3 टैक्स देने के बाद भी एक्स्ट्रा सरचार्ज इस सामंत को देना पड़ता है। पहले वो फ्री विल के साथ कहीं पर भी लाभ की परिस्थिति देखने पर जाके खेती करता था, या व्यापार या आर्टिजनल या क्राफ्ट एक्टिविटी करता था, अब उसे ऑर्डर वाइज रहने की वजह से अपने खेतों से जुड़ के रहना पड़ेगा, और वो सामंत की अनुमति के अधीन है, वो उससे बाहर होके आगे नहीं जा सकता। इन सारी वजहों से कैरेक्टर बदल गया है पीजेंट का। चौथा और सबसे धाकड़ वर्ग जो हमने इंड्यूस किया है इस दौर में, जिसका इस अस्तित्व कोई होता ही नहीं था, देखिए ये कौन सा वर्ग है। अब आज मैथमेटिक्स की तरह सब समझ आ रहा है ना, पानी की तरह। ये लास्ट ही चल रहा है अब इस पे, अब हम घुस जाएंगे मुसलमानों में। इसके बाद मुझसे दोबारा पूछना जमीनें क्या थी, सामंत क्या थे और ये क्या थे। अब तक एक जो पर्सन हुआ करता था, मौर्य के समय में हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो लोकल लेवल पर ऑफिसर हुआ करता था, और इस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती थी सेंट्रल रूलर के लिए लगान इकट्ठा करना। लेकिन कुषाण समय से ही पोस्ट मौर्य पीरियड से इसका स्टेटस बदल जाएगा, और गुप्ता पीरियड में से आके पूरी पहचान मिलेगी। गांव के लेवल पे जो विलेज का हेडमैन है वो एक तरह का सब फ्यूडल हो जाएगा, अर्ध सामंती कैरेक्टर ले जाएगा, फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसी उसमें भी आ जाएंगी, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। जो आपने वासल चीफ रखा, पहला तो वो, और दूसरा जो आपने ऑफिसर रखा, वासल चीफ और ऑफिसर्स दोनों ने इस लोकल एलिमेंट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और विलेज हेडमैन को जिम्मेदारी दे दी। जैसे एक वासल चीफ है और उसके अंडर बहुत सारा एरिया है, तो उसने हर एरिया को डिफरेंट डिफरेंट विलेज हेडमैन के अंडर क्लब किया, जिसका जहां पे इन्फ्लुएंस था, और उनसे लगान इकट्ठा करवाना शुरू किया और उनको जिम्मेदारियां दे दी। जैसे राजा ने वासल चीफ को असाइनमेंट दिया, ऐसे वासल चीफ ने विलेज हेडमैन को असाइनमेंट दे दिया। जैसे राजा ने ऑफिसर को असाइनमेंट दिया, ऐसे ऑफिसर ने विलेज हेडमैन को असाइनमेंट दे दिया। और अब विलेज हेडमैन की जिम्मेदारी है कि वो लगान इकट्ठा करेगा और लगान पहुंचाएगा अपने वासल को या अपने चीफ को, अपने सामंत ऑफिसर को। तो विलेज हेडमैन के पास ताकत पहुंच गई है जस्टिस की, पावर मेंटेन करने की, पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप देखेंगे कि महातड़ हुआ करते थे, ग्रामिका हुआ करते थे, ये पुलिस का रोल प्ले करने लग गए, यही आगे जस्टिस प्रोवाइड करने लगे। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये बहुत, और इनको धीरे धीरे
ऐसी ताकत मिल गई जो कि वात्स्यायन के कामसूत्र में है कि जो ग्राम महात्तड़ है, जो विलेज हेडमैन है, इसको ताकत है कि ये अगर चाहे तो जो गांव की महिला है उससे अपने खेतों में काम करवाने के अलावा अपना सूट यानी कि अपना चरखा भी चलवा सकता है। मतलब बंधुआ मजदूरी, फ्री या फोर्स्ड लेबर उससे करवा सकता है। तो देखिए पीजेंट की ऑब्लिगेशन कितनी बढ़ गई है। पहले राजा था, फिर सामंत हुआ, और अब विलेज हेडमैन भी हो गया। ये तो था ही था। ब्राह्मण ने भी कम नहीं लूटा। ब्राह्मण ने अपने उपभोग के लिए अलग सी ऑब्लिगेशंस लगाई, जैसे टेम्पल को सर्व करो, टेम्पल को मिल्क देना है, गारलैंड्स देने हैं, अदर प्रोडक्ट्स देने हैं। जैसे पंडित ने, मंदिर ब्राह्मण ने कुछ अलग से भी टैक्सेस वसूल शुरू कर दिए लेने, जो लगता था उन्हें कि ये स्पेशल पर्पस टैक्सेस हैं, स्पेशल यूटिलिटी वर्क है। ये सारे प्रकरण को अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के जो सामंतवादी सिस्टम था, इस सामंतवादी सिस्टम का समाज पे सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि पीजेंट्री बड़े लेवल पर सफर करती है। हर लेवल पे उसके द्वारा पैदा की जा रही उपज पर नजर है कि कैसे मैक्सिमम यहां से हम एक्सप्लॉइट कर ले। इसको पीजेंट्री ने रिस्पॉन्स दिया, पीजेंट्री ने इसको रिस्पॉन्स किया कि जितना उसके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल रिक्वायर्ड है उसने उतना प्रोड्यूस किया, उससे एक भी दाना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया। इसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में नहीं है, लेकिन अब सामंत, विलेज हेडमैन, ब्राह्मणा, वत्सल, राजा, ये सब तो खींच ही रहे हैं मैक्सिमम। तो इससे ज्यादा अब किसान नहीं पैदा कर रहा है, क्योंकि बाकी फिर वो उतना पैदा कर रहा है जिसकी उसकी नीड है। तो मार्केट के लिए कुछ सरप्लस नहीं बच रहा। जब मार्केट के लिए कुछ सरप्लस नहीं बचेगा तो ट्रेडेबल कमोडिटीज नहीं रहेंगी। जब ट्रेडेबल कमोडिटीज नहीं रहेंगी तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं आपको मिलेगा, पहला, जो आपके लिए चीजें प्रोड्यूस करे, और दूसरा, आपके पास इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं होती कि आप किसी के द्वारा प्रोड्यूस की गई चीजों को यूज कर पाए, परचेज कर पाए। तो अपनी जरूरत की सारी चीजें आपको खुद ही बनवानी है। जैसे विलेज हेडमैन प्रयास कर रहा है कि उसके कपड़े भी उसके गांव से ही पूरे हो जाएं, तो वो फोर्स्ड लेबर के थ्रू चरखा कतवा रहा है। तो अपने कपड़े, अपना खान पान, बर्तन, पॉटरी, सब कुछ आप अपने लेवल पर ही पैदा कर रहे हैं। इसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। तो बड़े लेवल पर एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी आ गई, ट्रेड नहीं है, जिसका बड़ा पैमाने पर प्रमाण है कि करेंसी भी नहीं है। लिटरली पोस्ट वर्धन पीरियड में, हर्षवर्धन के बाद, हमारे देश में तुर्कों के आने तक और वर्धन के जाने के बाद, तुर्कों के आने तक, वर्धन के जाने के बाद ऑलमोस्ट करेंसी गायब ही हो जाती है। अगर आप पाला रूलर्स की बात करें तो आपको कहीं कहीं से जस्ट कुछ गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं, कहीं कहीं से, और कुछ मिलता ही नहीं है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि करेंसी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर कौड़ियों ने। कौड़ी आ गई है, कौड़ी। तो कौड़ियों के ढेर हमें, कौड़ियों के होड़ हमें मिले हैं। तो कौड़ी कभी भी लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन, चाहे वो नेशनल ट्रेड में हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड में हो, कौड़ी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि कौड़ी हाईली लोकल कंजम्पशन और लोकल ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अदरवाइज मोड ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम है। तो एक सिस्टम ऑफ लोकलाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। वो कैसे कि आपने फार्मर को किसी ना किसी फॉर्म में उस पर्टिकुलर एरिया से अटैच कर लिया है, उसी के साथ जोड़ के रख लिया है। उसकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिजन की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, क्राफ्ट पर्सन की मूवमेंट पे, ट्रेडर की, फार्मर की, सबकी मूवमेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन दो तरह की, एक तो ऑब्लिगेटरी रिस्ट्रिक्शन है कि आप मूव नहीं कर सकते, और दूसरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा प्रिपेयर हो गया है कि उन्हें मूव करके कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो फिर वो मूव क्या करें? जब कमोडिटीज ही प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं क्या? क्योंकि ऐसे में हमेशा से एक एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट रिन्यू होता है। एग्रेरियन इकोनॉमी रिन्यू कर गई, लैंड में वैल्यू इनहेरिट कर गई, सिटीज का डिक्लाइन हो गया, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जो हैं वो डिक्लाइन करने शुरू हो गए, उनसे जुड़े हुए बाजार गिरने शुरू हो गए,
और बाजारों से जुड़े हुए उद्योग धंधे और व्यापारी भी गिरने शुरू हो गए। यही कारण है कि करेंसी की नीड ही नहीं रही और लोग मूव ही नहीं करते थे, तो लोकलाइजेशन आ गया। तो लोकलाइजेशन और रीजनलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग दौर हमने देखा। एक क्लोज्ड इकोनॉमी इस दौर में दिखती है, जो कि पूरा का पूरा देन है इस समय के सामंतवादी स्ट्रक्चर की, फ्यूडलिज्म के स्ट्रक्चर की। प्रोडक्शन लिमिटेड करता था कि हम की होती ही थी, मतलब कि ट्रेड ट्रेड के लिए उसको कर देते हैं। सपोज करो कि मैं दिहाड़ी का 100 रुपये कमाता हूँ बहुत मेहनत करके, और मेरे घर वाले मुझसे 50 रुपया लेते हैं 1/2, तो 50 रुपये तो मेरे पास ही बचता है ना। लेकिन अब मेरे घर वालों ने बोल दिया मेरे बड़े भाई को, मेरी बड़ी बहन को, कि तुम इससे मुझे लेके दे दिया करो। अब मेरे बड़े भाई बहन क्या करते हैं कि मैं 100 रुपया कमाता हूँ सारी दिहाड़ी मेहनत करके, वो 50 रुपये तो उन्होंने मेरी मम्मी को देना है, वो खींचते हैं मेरे से 90 रुपये, और तो 20-20 दोनों रखते हैं, 50 मम्मी को देते हैं, मेरी जेब में बचते 10 रुपये। तो मैं कहता हूँ सारी दिहाड़ी में मरा 10 रुपये के लिए, भाड़ में जा, मम्मी को तो 50 ही देने हैं ना। मैं काम ही उतना करूंगा जिससे मुझे कमाई 60 रुपये हो, 50 मम्मी को देके 10 अपने पास रखूंगा, मैं आराम तो करूँ कम से कम। भाड़ में गया, मैं नहीं पैदा ही नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन आपके पास बचनी ही नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्शन क्यों करे फार्मर, फिर तो वो पागल ही हुआ ना। तो वो ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा की थी कि मैं एक्सेस ऑफ मनी से अपनी जरूरत की चीजें अपने बच्चों को और खुद को लेके दूंगा। तो अब मैं प्रोडक्शन कम करूंगा और बचे हुए टाइम में खुद ही अपने लिए सूट बनाऊंगा, खुद ही कपड़े बुनूंगा, खुद ही घास लूट के लाके या चुन के लाके अपनी छत डालूंगा, खुद ही पॉटरी बना लूंगा, खुद ही कुछ कुछ कर लूंगा। तो इसलिए आपको सेमी पीजेंट, सेमी आर्टिजन, सेमी क्राफ्ट वर्कर सब खुद ही करते नजर आ रहे हैं। इसको कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ द मार्केट। इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, और जब आप इस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रह जाती है, तो उसकी मांग भी नहीं होती बड़े राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कोई उसे खरीदना भी नहीं चाहता उस लेवल पर। आई बात समझ में? तो ये एक सिस्टम और ताना बाना इस समय का क्रिएट हुआ। इस ताने बाने में एक बहुत यूनिक चीज हो जाती है, और वो यूनिक चीज कुछ ऐसी है कि आपने सिस्टमैटिकली लोकलाइजेशन और रीजनलिज्म को प्रमोट कर दिया। ऐसे में जो एक वर्ग व्यापारियों का है, उससे सरकार ने हाथ पूरी तरह से खींच लिया। तो खुद को सरवाइव कराने का एकमात्र तरीका यही बचता है कि वो अब अपने लेवल पे ही खुद को गिल्ड में कन्वर्ट करें। तो बड़े पैमाने पर इस समय में छोटे गिल्ड बनते दिखेंगे, नगरम जैसी संस्थाएं, लेकिन बड़े गिल्ड जो हैं वो रियून होंगे। तो ये जो छोटे गिल्ड हैं ये काफी हाई लेवल पे नजर आए, लेकिन ऑल इन ऑल वैश्य की परिस्थितियां गिरी हैं नीचे की तरफ। क्योंकि आपको हाई लेवल पर उन एरियाज में भी लैंड ग्रांट में मिला है जो वर्जिन है, जहां पर आपको पॉपुलेशन काम के लिए लेके जानी थी, तो वो आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव किए हैं, तो यह है शूद्र। तो शूद्र फार्मिंग करता है। सेकेंड एस्पेक्ट, जिन एरियाज में आपको पॉपुलेशन थी और लैंड वर्जिन नहीं था, फर्टाइल था, आपको वहां पे काम करना है। राजा, सामंत, विलेज हेडमैन और फिर ब्राह्मण के एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से व्यापारी हमेशा व्यापार में तभी फ्लरिश करेगा जब तक, आर्टिजन तभी फ्लरिश करेगा, ट्रेडर तभी फ्लरिश करेगा जब तक उसमें मुनाफा है। जब इतने सभी लोगों के ड्यूज पेंडिंग है तो मुनाफा तो है ही नहीं। इसकी वजह से बड़े लेवल पर जो वैश्य है उसका लेवल कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि वो फिर से फार्मिंग में ही आ रहा है, जो काफी ग्रो कर गया था पहले। तो और इस समय में कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है शूद्र, तो हमने उसके साथ लगा एक हैंडीकैप कि तुम खेती नहीं कर सकते, वो रिमूव कर दिया, क्योंकि अब हमें लेबर चाहिए, तो वो खेती बाड़ी कर रहा है। तो शूद्र एक कदम ऊपर और वैश्य एक कदम नीचे, तो इससे शूद्र वैश्य एक जैसे हो गए हैं। तो वैश्य की नीचे की तरफ गिरावट हुई है, शूद्र ऊपर की तरफ उठा है और खेती बाड़ी के लिए, इसलिए शूद्र